हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर आगे उसका क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉमन क्रॉप्स, सीजनल क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सॉइल प्रिपरेशन, सेलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सॉइंग, ट्रांसपिरेशन, इरीगेशन, वाटर लॉगिंग, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, वीडिंग, protection of crops, harvesting, storage of food grains, buffer stock of food, crop improvement, advantages and disadvantages of green revolution, high yielding varieties, nitrogen fixation and nitrogen cycle। बहुत बड़ा चैप्टर है बट हम आराम से सोचेंगे कि हम बहुत छोटे से छोटे में एक्सप्लेन कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कॉमन क्रॉप्स। बहुत सारी कॉमन क्रॉप्स होती हैं, जैसे टाइप्स हो गए। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एंड बिग फील्ड्स। बहुत सारी प्लांट्स बहुत सारी क्रॉप्स एक ही यील्ड में अलग अलग उगाई जाती हैं। जैसे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हैज़ ग्रेजुअली बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे एग्जांपल वीट, राइस एक साथ उगाई जाती हैं। द यील्ड जहाँ पर क्रॉप उगाई जाती है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब टाइप्स हो गई जैसे कि पल्सेस, जैसे हो गए इसमें ग्राम, पीस, सीरियल क्रॉप्स, वीट, राइस, बर्ले, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, टिल, ग्राउंडनट, टबर क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स। बहुत सारी टाइप्स होती हैं क्रॉप्स की जिसे हम उगाते हैं। राइस एंड वीट आर द स्टेपल फूड, मतलब जो हमारी बिल्कुल मेन पार्ट ऑफ डाइट है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। इंडिया का सबसे मेन फूड ही यही मान लो। तो क्रॉप अपार्ट फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स हम वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स, डेकोरेटिव प्लांट्स ये सब भी ग्रोन करते हैं एग्रीकल्चर में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ग्रोन करते हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज रोजेज हो गए, कोई भी हो गए, उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं क्योंकि हम उसे फ्लावर के थ्रू करते हैं। फ्लावर के लिए करते हैं क्योंकि कुछ सजाने के लिए करते हैं, कुछ किसी के लिए करते हैं। अब कुछ आती हैं सीजनल क्रॉप्स, जैसे कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स दीज क्रॉप्स मतलब ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में उगाई जाती हैं, और खरीफ जून से जुलाई के बीच में। ये विंटर क्रॉप्स कही जाती हैं रबी क्रॉप्स, और खरीफ क्रॉप्स समर क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मार्च से अप्रैल में हार्वेस्ट होती हैं और खरीफ क्रॉप्स सितंबर टू अक्टूबर में। रबी क्रॉप्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो मतलब कोई ज़्यादा नीड नहीं है वाटर की, जबकि खरीफ क्रॉप्स को नीड है लॉट ऑफ वाटर की। क्यों? क्योंकि ये समर सीजन में होती है। विंटर में क्या हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, और खरीफ क्रॉप में राइस, मेज, मिलेट्स ये सब हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब एक फार्मर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, अपने सारी मनी स्पेंड करता है, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखे पैसे मिले और अपना पूरे मतलब खर्चा उठा सके। जैसे कुछ होते हैं जो सिर्फ 6 मंथ काम करते हैं, 6 मंथ वो फ्री रहते हैं। जैसे कुछ रबी क्रॉप्स करते होंगे, कुछ खरीफ क्रॉप्स का काम करते होंगे। ऐसे बेसिक नीड्स जो क्रॉप प्लांट्स के लिए क्या है। सबसे पहले क्रॉप फील्ड शुड भी ओपन होनी चाहिए हर साइड से। सनलाइट, एयर वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए हर प्लांट के लिए। इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम स्केट, कैटल, ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई भी बर्ड्स वगैरह आके उसे खाए ना, उस चीज़ से उनको अपनी उसको फेंस करना चाहिए। चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगानी चाहिए। द सॉइल शुड बी लूजेंड, मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें आराम से प्लांट रूट्स उसमें सॉइल में दब जाए रूट्स, और उससे रूट्स उगें जिससे हम वो अपनी क्रॉप्स उगा सकें। वाटर इनफ चाहिए होता है, हर प्रॉपर इंटरवल में उसे चाहिए होगा। इनफ न्यूट्रिएंट्स मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होने चाहिए। वीड शुड बी रिमूव्ड बिफोर सोइंग द सीड्स एंड आफ्टरवर्ड, वीड भी वहाँ से निकाल देनी चाहिए, जैसे कीड़े वगैरह होते हैं वो, जिससे वो बाद में खा ना ले। अब होता है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्लफिंग। प्लफिंग मतलब जिसे जैसे गाय चराते हैं ऐसे। देन आता है लेवलिंग, उसको लेवल करते हैं बिल्कुल। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस पिक्चर में, तो प्लफ लैंड को लेवल किया जाता है, टाइट किया जाता है कि वो बिल्कुल एक सेम लेवल पे आ जाए। और नेक्स्ट होती है मैन्योरिंग, मतलब उस पर ऐसे किया जाता है, उस पर छिड़काव किया जाता है जिसमें से कीड़े मकोड़े वहाँ पर ना आए। मिक्सिंग सॉइल को मिक्स कर दिया जाता है, और उसके अंदर मैन्यूर मतलब उसके जो है कुछ सीड्स आते हैं वो डाल दिया जाता है, और उसे मिक्स कर दिया जाता है जिसमें हमारे वेजिटेबल्स और वो है डिकम्पोज हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सॉइंग। सीड और सॉइंग का कैसे करें? हमें जो भी गुड क्वालिटी ऑफ डिजीज़ लेना चाहिए, मतलब गुड क्वालिटी लेनी चाहिए सीड की। उसको जो हमें उगाना है उसके सीड्स लेने चाहिए, हमें गलत सीड्स नहीं लेने चाहिए। जो हमारी जो है यील्ड पे उगे, अच्छे से उग सकते हैं, हमें वही लेने चाहिए। नेक्स्ट है
ट्रांसप्लांटेशन फॉर सर्टेन क्रॉप सच एज राइस, पैडी, टमाटो, अनियन, इसके लिए हमें ट्रांसप्लांटेशन करानी पड़ती है। मतलब हमें न्यू प्लांट्स के लिए एक छोटे छोटे बीज लाने पड़ते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बीज आते हैं एक नर्सरी से, वो लाने पड़ते हैं। अब जैसे कि इसमें देखें तो वाटर व्हील मेथड, मतलब हमें बहुत सारी एडवांटेजेस क्या हैं ट्रांसप्लांटेशन के। ट्रांसप्लांटेशन एनेबल कल्टीवेशन ऑफ हेल्दी सीडलिंग्स, दिस रिजल्ट बेटर क्रॉप, मतलब अच्छी प्रोडक्ट आएगी और अच्छा प्रोडक्शन होगा, जिससे आगे जाके हमें अच्छा मिलेगा और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ेंगे। इरिगेशन, सीड्स नीड फूड इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर और जर्मिनेट, सीड हमें पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो जर्मिनेट मतलब वो बड़े हो सकें। तो एक होता है वाटर व्हील मेथड, जिसमें हम घुमाते हैं चरखा और उसके व्हील के थ्रू हम इरिगेशन होती है, पानी होती है। एक होता है स्प्रिंकल मेथड, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे साइड में वो लगा देते हैं, उससे पानी उछल के आता है, जैसे हम मान लें तो फुहारा। एक होता है फुर्रो मेथड, मतलब वहाँ पे थोड़ा गड्ढे बना दो ताकि वहाँ पे अपने आप पानी चला जाए। बहुत सारे मेथड होते हैं तो ऐसे ही। अब एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, तो जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, डायमोनियम फॉस्फेट, NPK फर्टिलाइजर, ये सारे होते हैं जिससे हम कीड़े वगैरह मार सकते हैं, हमारी जो सॉइल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमें ऐसे करना चाहिए। अब अगर हम फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस पढ़ें, ईच फर्टिलाइज़र प्रोवाइड्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, वो हर न्यूट्रिएंट देगी सॉइल को ताकि हम अच्छे से अच्छी हम उगा सकें हमारी क्रॉप। फर्टिलाइजेशन सोल्स, मतलब वही बहुत अच्छी सॉइल न्यूट्रिएंट है। अगर हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर में एक डिफरेंस देखें तो फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और मैन्योर है जो मिक्स करेगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों को मिक्स करता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, वो बिल्कुल न्यूट्रिएंट देता है फर्टिलाइज़र सॉइल को। और मैन्योर प्रोवाइड्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, वो मोर देन वन और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट देता है। नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग। वीडिंग मतलब जैसे ये हार्वेस्ट करते ट्रैक्टर के थ्रू, उसको अंदर दबाना। एक अनडिजायरेबल प्लांट्स है जो मेन क्रॉप्स के अंदर जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड ओट, चैनोडियम। अगर इसका जो प्रोसेस है वो वीड को मैनुअली भी किया जाता है। मैनुअली बहुत टाइम लग जाता है, बट यहाँ पे किया जाता है। उसमें क्या होता है, ट्रैक्टर में रख दिया जाता है और वो ट्रैक्टर चला दिया जाता है, तो इसमें चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं एनिमल्स के लिए, जब एनिमल्स आते हैं तो कैसे होते हैं, ऐसे से एक वो बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं, मतलब ये हमें बर्ड से और क्रॉप, मतलब जो क्रॉप को है वो बर्ड से दूर रखता है, वरना बर्ड्स आएंगी इसे खा लेंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक ये फीटिंग बाय ड्रम, मतलब एक बहुत अच्छे से ये खड़ा कर देते हैं। देन हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब इसको उतारते हैं, मतलब हमें निकालना भी होता है। अगर कोई भी हमने क्रॉप जो लगाई है वो हमें जब निकालनी होती है तो हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। देन उसको कंबाइन करते हैं, इसे छानते हैं और अपना हार्वेस्टिंग विनोइंग करते हैं। इस लेवल को हम विनोइंग कहते हैं। और देन हम जब ये सारा का सारा मिल जाता है तो हम इस फूड को स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन दैट मिल्स, मतलब इसे बोरियों में रखा जाता है। जैसे बहुत सारी बोरियाँ, 50-50 किलो की बोरियाँ बना दी जाती हैं और ग्रेन को ऐसे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में रख दिया जाता है। और इसका जो बफर स्टॉक है फूड का हम अपने पास रखते हैं ताकि जब सीज़न में हमारे पास नहीं होगा तो हम इसको यूज़ कर सकते। नेक्स्ट आता है कोल्ड स्टोरेज। जो चीज़ें हमें लगता है कि गर्मी में हम क्या कहते हैं बहुत ही सड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, तो हम उसमें कोल्ड स्टोरेज भी करते हैं। लो टेम्परेचर में जैसे बैक्टीरिया होता है, मोल्ड्स होते हैं, ये सब आ जाते हैं, तो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र में या कोल्ड स्टोरेज भी कह सकते हैं, जिसमें हम इसे रखते हैं, डीप फ्रीज़र में रखते हैं। अब क्रॉप को इम्प्रूव कैसे करेंगे, वी हैव रीड अबाउट डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अलग अलग डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, फॉलो प्रॉपरली, जिसे हम प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन भी हमारे यहाँ, इसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन में मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ वेराइटी, मोर लैंड हैज़ बीन ब्रॉट, मतलब ज़्यादा लैंड ले लिया जाता है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, हम उसकी भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब एडवांटेजेस क्या है, कंट्री में सेल्फ सफिशिएंट हो गई, उसको किससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वीट क्रॉप, एक बफर स्टॉक हो गया, अगर हमारे पास कमी नहीं होगी किसी चीज़ की, हमारी जो है फार्मर्स की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हो गई।
एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो इट हैज़ लीड टू इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। हमें क्या पता राइस की इस बार कम हुई है, वीट की ज़्यादा हो गई है, वीट की ज़रूरत थी नहीं इतनी, हमारे पास ऑलरेडी वीट अगर बफर स्टॉक में है और राइस नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के होते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन, नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। हम एक नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं इसकी, ये देख नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वॉल्केनिक एक्शन, लाइटनिंग। मतलब हमारे यहाँ हर चीज़ होती है, प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटीन। एक सॉइल नाइट्रेट होता है, मतलब कि अगर हम उससे गेहूँ से उगाते हैं वहाँ पे प्लांट्स भी आते हैं, वो फर्टिलाइज भी होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स वो खाते भी हैं, कुछ डेड एनिमल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रीफाइंग, ये सब एक करके नाइट्रोजन साइकिल हो जाती है। ये सब जाके हमारा एक बार हवा में सब मिल जाता है, क्योंकि प्लांट एंड एनिमल्स भी डाए होंगे, ह्यूमन बींग्स भी डाए होंगे, तो ये सब मिलके एक नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक जो है सारा वॉल्केनिक एक्शन में जाके मिल जाता है। ओके, थैंक यू।